Good morning, students. I am Manoj Kumar Sharma. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, our today's topic is coordination compounds. And this is the part 10th of class 12th. Our today's subtopic is stability of the coordination compounds in solution. So since let's start with the subtopic stability of the coordination compounds in solution. Since most of the complexes they are highly stable, और ये जो स्टेबिलिटी है किसी भी कंप्लेक्स की इन द सॉल्यूशन, दैट मीन्स जो आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है बेटा मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में, दैट इज स्ट्रांग. और ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ये कितनी स्ट्रांग है, दैट विल डिपेंड अपॉन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जो मैग्नीट्यूड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर द एसोसिएशन, दैट एक्सप्रेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कंप्लेक्सेस क्वांटिटेटिवली. सो वी कैन से क्वांटिटेटिवली जो आपकी स्टेबिलिटी है बेटा, that is expressed by the equilibrium constant for the association. Now let's say formation of tetraamine copper 2 ion. So in this, if you see the four molecules of this ammonia, they are going to coordinate with this central metal ion copper 2 positive ion. और वो आपको क्या दे रहा है? That is giving you this complex tetraamine copper 2 ion. Now when you write the equilibrium constant for this reaction, that will be your concentration of this product, that is your tetraamine copper 2 ion, upon concentration of this copper ion, into concentration of this ligand, that is your ammonia, raised to power 4 because stoichiometric coefficient is 4. और यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा इस रिएक्शन के लिए बेटा, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, बिकॉज दिस स्टेबिलिटी कांस्टेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर हियर. तो मींस जितनी ज्यादा वैल्यू इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट की होगी उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा, मींस उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, कंप्लेक्स स्टेबल होगा. और ये जो इंट्रैक्शन है इन मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में, दैट इज रिगार्डेड एज लुईस एसिड बेस रिएक्शन. सो हम इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, लुईस एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि दीज मेटल्स दे आर डेफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज लुईस एसिड्स, व्हेयरएज ये जो आपके लिगेंड्स हैं दे आर योर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. That's why they are regarded as Lewis bases. So इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, लुईस एसिड बेस रिएक्शन. और अगर इन सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में अगर ये इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो कंप्लेक्स जो बनेगा बेटा, दैट वुड बी थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल एंड द वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी विल बी लार्ज. ये जो आपकी value of the stability constant will be large. So we can say larger the numerical value of Ks, the more thermodynamically stable is the complex. Now जो आपका stability constant है बेटा, that is reciprocal of the instability constant. Obvious, stability ज्यादा है तो instability क्या होगी, कम होगी. Now let's consider some general reaction. Let's say some metal is there, उसके साथ क्या कर रहे हैं, चार लिगेंड्स जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बेटा आपको कंप्लेक्स दे रहा है Ml4. तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसके लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट दैट इज Ml4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स. बेटा प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन. सो दैट इज M की कंसंट्रेशन into L की concentration raised to power this stoichiometric coefficient, that is 4 over here. So beta Ks is equal to this one.
सो Ks की वैल्यू यहां जितनी ज्यादा होगी उतनी कंसंट्रेशन आपकी Ml4 की बनेगी बेटा, तो उतना ही ज्यादा आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा। नाउ लार्जर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हायर द प्रोपोर्शन ऑफ Ml4 फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि आपका Ks जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो मोर द वैल्यू ऑफ Ks, मोर इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर। बट सिंस फ्री मेटल आयन जो है दे रेयरली एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपके जो सॉल्वेंट हैं मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल इंटरेक्ट विद द सेंट्रल मेटल आयन, और जो आपके लिगेंड्स हैं दे विल कंपीट दीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। लेट्स से suppose this is some hydrated metal ion here, means in which n water molecules they are going to surround this metal ion, let's say here, or now these 4 ligands are competing with these solvent molecules, or they are giving you Ml4 and NH2O at equilibrium. But beta, for simplicity, we ignore these water molecules, these solvent molecules rather, in the solution. And overall reaction जो है ये आपका that proceeds in steps, and each step will have different equilibrium constant. Now, for example, this is M and L that is giving you Ml, so we are ignoring here water molecules. Now Ml plus L that is giving you Ml2, then Ml2 plus L that is giving you Ml3, so Ml3 plus L that is giving you this Ml4 complex. Now बेटा, अभी मैंने क्या कहा था कि आपका for simplicity we generally ignore these water molecules बेटा. Overall reaction proceeds in steps with the formation constants like K1, K2, K3 and K4. और फर्स्ट स्टेप के लिए लेट्स से K1 दैट इज Ml अपॉन M की कंसंट्रेशन इनटू L की कंसंट्रेशन, तो दैट इज हियर K2 Ml2 की कंसंट्रेशन अपॉन Ml की कंसंट्रेशन इनटू L की कंसंट्रेशन, तो दैट इज देयर। सो K3 यहां कितना होगा बेटा, Ml3 की कंसंट्रेशन देन योर अपॉन Ml2 की कंसंट्रेशन इनटू L की कंसंट्रेशन। सो सिमिलरली K4 विल बी योर Ml3 की कंसंट्रेशन, Ml4 की कंसंट्रेशन हियर अपॉन Ml3 की कंसंट्रेशन इनटू L की कंसंट्रेशन। सो दीज आर जस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल स्टेप्स, जिसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं। और इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए ही ये क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स है बेटा। और ये जो आपके K1, K2, K3 अभी बताया आपको, K4, ये क्या है, दीज आर योर स्टेप वाइज stability constants. We can write this overall stability constant as, this overall reaction, let's say, तो overall stability constant कैसे लिखेंगे, let's say beta 4 that is equal to Ml4 की concentration upon L की concentration and L की concentration raised to power 4. Now बेटा हमने देखना है कि ये जो step wise और overall stability constant है, how they are related to each other. अगर हम क्या करें, जो आपके स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करें, वो क्या देगा हमें, दैट विल गिव अस ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दैट इज। और मोर जनरली अगर हम बात करें, लेट्स से दे आर योर एन लिगेंड्स, तो आपके क्या होंगे, एन ही स्टेप्स होंगे, तो आपके एन स्टेप्स होंगे, तो स्टेप वाइज कांस्टेंट्स भी कितने होंगे, एन होंगे। तो बेटा बीटा 4 विल बी इक्वल टू योर K1, K2 अप टू Kn. Let's take the some complex tetraamine copper 3 ion, let's say. इसमें let's say कैसे steps involve होंगे बेटा, let's say this is copper ion, इसके साथ आपका एक अमोनिया मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहा है बेटा, दैट इज गिविंग यू अमाइन कॉपर 2 ion. देन इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट रहेगा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, दैट इज योर कंसंट्रेशन ऑफ दिस अमाइन कॉपर 2 ion अपॉन concentration of this copper ion and that of your ammonia की concentration, तो that is equal to K1. Is that clear? So उसी तरह दूसरे अमोनिया के लिए होगा बेटा,
दैट इज गिविंग यू डायमाइन कॉपर टू आयन। तो इसके लिए K2 क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन, सो दैट इज देयर इट्स अ डायमाइन कॉपर टू आयन अपॉन अमाइन कॉपर टू आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज K2। उसी तरह बेटा तीसरा जब करेगा तो K3 विल बी देयर, सो ट्राइअमाइन कॉपर टू आयन अपॉन डायमाइन कॉपर टू आयन इनटू अमोनिया की कंसंट्रेशन, दैट इज K3। उसी तरह बेटा फोर्थ दैट विल गिव यू द tetraamine copper 2 ion, so K4 will be your tetraamine copper 2 ion upon triamine copper 2 ion into ammonia. Now these are the different, you can say, stability constant or equilibrium constant for the step wise reaction. तो बेटा इसका अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखें तो दैट विल बी योर बीटा 4, दैट इज इक्वल टू योर टेट्राअमाइन कॉपर 2 आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 आयन की कंसंट्रेशन इनटू अमोनिया की कंसंट्रेशन रेस्ट पावर 4, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है उसमें 4 है बेटा। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल स्टेप्स, दैट विल गिव यू द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बेटा। सो यू नो दिस विल गेट इफ वी विल मल्टीप्लाई द all the steps beta, and that will give us the overall stability constant, and that is a beta 4. So beta 4 is equal to K1 into K2 into K3 into K4. So taking the log on both sides beta, that will be log beta 4 is equal to log K1 plus log K2 plus log K3 plus log K4. Is that clear? Now beta जो आपका log beta 4 है, that is a measure of your stability of the complex. Is that clear? Now, for example, this tetraamine copper 2 ion that has 4 constant. Like these are the 4 constants beta. और you know यहाँ log K1, K2, log K3 और log K4 they are having some definite values, let's say for a given complex. और ये क्या है, log K1 की वैल्यू यहाँ इस complex के लिए कितनी है बेटा 4 है, और log K2 की वैल्यू 3.2 और log K3 की वैल्यू 2.7 और log K4 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो आपका log बीटा 4 कितना हो गया 11.9। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज 11.9। बेटा जितना ज्यादा ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी उतना ही ज्यादा स्टेबल आपका ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेकिन इफ यू सी ओवर हियर log K1 की वैल्यू 4 है और log K4 की वैल्यू 2 है, so we can say the successive stability constants जो हैं they are going to decrease। अब बेटा अभी हमने बात की stability constants की, अगर इसी का हम रेसिप्रोकल लें तो that will give us the instability constant। ठीक है, so reciprocal of stability constant gives us the instability constant, or you can say dissociation constant for the coordination compounds। so जो आपका dissociation constant है बेटा that is inversely related to the stability constant। Hope this is clear। Now next is factors affecting the stability of a complex ion। Students, जो आपकी stability है complex ion की that depends upon the nature of the central metal ion and nature of the ligands। अब बेटा ओवरऑल अगर हम बात करें तो stability of complex ion जो है that is going to depend upon the interaction between the central metal ion and the ligands, कि उन दोनों के बीच में central metal ion और ligands के बीच में कितनी ज्यादा strong interaction है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कंप्लेक्स को कितना ज्यादा स्टेबल है। सो बेटा इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों के चार्जेस क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, साइजेस क्या होने चाहिए दोनों के, छोटा होना चाहिए, अगर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, लेकिन हम इसको स्टेप बाइज करेंगे बेटा। सो लेट्स टेक द फर्स्ट केस दैट इज ऑन नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। बेटा स्टेबिलिटी ऑफ द complex that depends upon the nature of the central metal ion has कि आपका सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज कितना है। ऑलवेज रिमेंबर, मोर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लेक्स।
और साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉलर द साइज मोर इज द स्टेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि बेटा जो स्टेबिलिटी है कंप्लेक्स की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। मीन्स जैसे जैसे चार्ज सेंट्रल मेटल आयन का बढ़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लेक्स विल इंक्रीज, और जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा बेटा स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, बिकॉज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मेटल आयन। अगर हम दोनों फैक्टर्स को यहां सेंट्रल मेटल आयन के कंसीडर करें बेटा, चार्ज और साइज को, इज देख क्लियर? तो मोर द चार्ज स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द चार्ज डेंसिटी, more the charge density, more is the stability of the complex. So let's discuss the charge on the central metal ion. So beta, in general, greater the charge density on the central metal ion, greater is the stability of its complexes. और दूसरे शब्दों में हम कहें कि greater the charge, smaller the size, greater the charge, smaller the size of the ion, greater is the stability of its complexes. Beta, let's take an example just to understand the charge. Iron 3 positive ion that carries higher charge as compared to that of your iron 2 positive. क्यों? ये दिख रहा है यहां कि 3 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, और इनके साइज क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। अब अगर साइज सेम है बेटा और चार्जेस इसके ज्यादा हैं तो चार्ज डेंसिटी आयरन 3 पॉजिटिव की क्या होगी? ज्यादा होगी, बिकॉज इसका क्या है? चार्ज ज्यादा है, साइज सेम है। तो charge density of the iron 3 positive ion is more as compared to that of your iron 3 positive. So beta, iron 3 positive will form the stable complex because of more charge and more charge density. Now just see, let's say cyanide is coordinating with the central metal ion iron 3 positive, और ये क्या दे रहा है? हेक्सासाइनोफेरेट 3 दे रहा है बेटा, जिसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू 10⁻31 है। और उसी तरह बेटा हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन इज गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द आयरन 2 पॉजिटिव एंड साइनाइड आयंस बेटा, और इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो कितना है? 1.8 इंटू 10⁻6 है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसका ज्यादा है? आयरन 3 के केस में आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है। इट मींस दिस इज मोर स्टेबल। इज दैट क्लियर? एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर this complex. So hexacyanoferrate 3 is more stable as compared to that of hexacyanoferrate 2. Next is size of the metal ion. Students, जो आपकी स्टेबिलिटी है कंप्लेक्स की दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मेटल आयन. इट मीन्स as the size of the metal ion decreases, stability of the complex ion increases. Now since if we consider the bivalent metal ions, ऐसे मेटल आयन जिनका चार्ज क्या है 2 पॉजिटिव है उनको क्या कहते हैं हम? बाइवेलेंट मेटल आयंस. तो बेटा अगर हम बाइवेलेंट मेटल आयंस को कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंप्लेक्सेस जो है दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयनिक रेडियाई, बिकॉज स्टेबिलिटी जो है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मेटल आयन बेटा. So the stability of the complex जो है बेटा that decreases with increase in ionic radii of the central metal ion. Let's take an example. Let's say manganese 2 positive ion is there, iron 2 positive is there, cobalt 2 positive, nickel 2 positive, copper 2 positive and zinc 2 positive is there. Now these are the different sizes 91 and 64. तो आयनिक रेडियाई जो है बेटा दैट इज गोइंग टू डिक्रीज व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम मैंगनीज टू जिंक. सो 91 पिकोमीटर से कहां जा रहा है ये 64 पिकोमीटर्स पे. तो इसका मतलब क्या है? तो जिंक टू पॉजिटिव आयन के जो कंप्लेक्सेस होंगे दे विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर मैंगनीज 2 पॉजिटिव. सो स्टेबिलिटी ऑर्डर अभी मैंने कहा कि आपका जो आपके कंप्लेक्सेस होंगे जिंक टू पॉजिटिव आयन के होंगे दे विल बी मोर स्टेबल देन इसके क्या होंगे? लीस्ट स्टेबल होंगे. So now this is stability order, means stability of the complex जो है that is going to
increase when the size of the ion is going to decrease. And this order is called Irving-Williams order of stability. Now, since next factor is electronegativity or charge distribution of the metal ion. Since जो आपकी stability of the complex ion है, that is also related to the charge distribution of the metal ion or electronegativity, you can say. Beta, according to Ireland, Chat and Davis, जो metal ion है, that may be classified into two types: class A acceptors and class B acceptors. और ये क्लास ए एक्सेप्टर्स क्या हैं? दीज आर योर फेयरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स बेटा. और फेयरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मीन्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है. और ये कौन सी मेटल्स होंगी? ग्रुप 1 and 2 मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स बेटा, एंड अर्ली मेंबर्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम ग्रुप 3 to group 6. Is that clear? Which have relatively a few electrons beyond the inert gas core. So, in other way we can say less electronegative metal जो है that is going to form the class A acceptors बेटा. Less electronegative metal जो है they are your class A acceptors. और क्या करेंगे ये? They will form more stable coordination entities with the ligands containing NO or F donor atoms. Now, class B acceptors beta, these are again much less electropositive and include heavy metals. You know, class B acceptors जो हैं they are your heavy metal acceptors beta, such as rhodium, palladium, silver, iridium, platinum, gold and silver and lead. और इनमें क्या रहता है? रिलेटिवली फुल d ऑर्बिटल्स रहते हैं बेटा. These form again stable complexes with the ligands, जिनमें आपके डोनर एटम्स क्या रहते हैं? आपके हैवियर मेंबर्स ऑफ एन, ओ एंड एफ ग्रुप्स बेटा. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज जो चिलेट इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज चिलेट इफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द चिलेट्स बेटा? जब आपके डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो हैं दे कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल आयन, दे फॉर्म द रिंग्स. और यही complexes beta which are having rings, they are said to be chillates, or the phenomena is called chillation. Now beta, जो stability है that depends upon the formation of these chillate rings. So means अगर chillate rings होंगे complex में तो it means that complex is more stable. और ये जो stabilization रहती है बेटा चिलेशन की वजह से, इसी को हम क्या कहते हैं? चिलेट इफेक्ट कहते हैं. नाउ लेट्स से कि अगर आपका पास कोई यूनिडेंटेड लिगेंड है L और डाइडेंटेड लिगेंड है LL और दोनों में ही आपके क्या हैं? डोनर एटम्स सेम है. देन जो आपका LL डाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, दैट विल रिप्लेस द यूनिडेंटेड लिगेंड. क्यों? क्योंकि आपके वहां क्या बनेंगे? चिलेट्स बन जाएंगे, रिंग्ड कंप्लेक्सेस बन जाएंगे. और ऑलवेज रिमेंबर 5 मेंबर्ड रिंग्स और 6 मेंबर्ड रिंग्स दे आर मोर स्टेबल. और ये बेटा जो एनहांस्ड स्टेबिलिटी है कंप्लेक्सेस की ड्यू टू द चिलेटिंग लिगेंड्स, दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स एज वेल एज एनालिटिकल केमिस्ट्री बेटा. और जैसे पहले मैंने क्या कहा कि जो आपका चिलेट इफेक्ट है बेटा, दैट इज मैक्सिमम फॉर 5 and 6 membered rings. And in general we can say बेटा जो rings हैं they provide greater stability to the complex. Next is macrocyclic effect. बेटा if a multidentate ligand is cyclic और वहां कोई भी अनफेवरेबल स्टेरिक इफेक्ट्स नहीं है,
तो जो आपका कंप्लेक्स बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल देन द corresponding complexes without cyclic ligands. This is called macrocyclic effect. Again I'm repeating, if a multidentate ligand beta that is cyclic and there are no steric effects, then the जो आपके complex बनेंगे they will be more stable than the corresponding complexes without cyclic ligands. And this effect is called macrocyclic effect. Now next is nature of the ligands. Since नेचर ऑफ द लिगेंड्स के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी आपकी स्टेबिलिटी, कि आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए लिगेंड्स की वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. देन साइज एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड्स. तो साइज और चार्ज ऑफ द लिगेंड्स क्या होने चाहिए बेटा, दैट साइज मस्ट बी स्मॉल और चार्ज मस्ट बी मोर. तो चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए लिगेंड्स की भी, ज्यादा होनी चाहिए. तभी क्या होगी, इंट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में. इज दैट क्लियर? सो मींस लिगेंड्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए फॉर ए कंप्लेक्स टू बी स्टेबल. साइज क्या होना चाहिए लिगेंड्स का, छोटा होना चाहिए सो दैट इजीली इट कैन अप्रोच द सेंट्रल मेटल आयन. चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए लिगेंड्स का सो दैट इंट्रैक्शन with the central metal ion must be strong. So बेटा इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, स्मॉलर द साइज मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज डेंसिटी. तो मोर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स विल फॉर्म द मोर स्टेबल कंप्लेक्सेस. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ सिंस जो बेसिक कैरेक्टर है लिगेंड्स का दैट डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मतलब वो कितना इजीली लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ द लिगेंड. और जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रहेगा लिगेंड्स का उतनी ही ज्यादा ग्रेटर स्टेबिलिटी रहेगी बेटा आपकी कंप्लेक्सेस की. जैसे साइनाइड, फ्लोराइड एंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड फॉर्म द स्टेबल कंप्लेक्सेस. नाउ बेटा साइज and the charge of the ligands. Students, in case of ionic ligands कौन से हुए, जो आपके चार्ज हैं, which are your negative charge, let's say. Higher the charge, smaller the size. The more stable is the complex formed. Means जब आपका चार्ज ज्यादा हुआ और साइज छोटा हुआ तो चार्ज डेंसिटी क्या हुई, ज्यादा हुई बेटा. तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुई तो इंट्रैक्शन सेंट्रल मेटल आयन के साथ ज्यादा होगी बेटा, तो आपका कंप्लेक्स क्या होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल. सो फ्लोराइड आयन गिव्स मोर स्टेबल कंप्लेक्स देन द क्लोराइड आयन. क्यों? क्योंकि फ्लोराइड का साइज छोटा है, चार्ज सेम है बेटा, तो फ्लोराइड दैट विल फॉर्म मोर स्टेबल कंप्लेक्स देन द क्लोराइड आयन. So beta, hope this is all is clear. So thank you. Hope you have enjoyed the today's lecture. Thank you.